नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जो चाहिए था वो मिल गया। किसको? 23 लाख कर्मचारियों को। कौन से कर्मचारी? सरकारी कर्मचारी। शुद्ध सरकारी कर्मचारियों को मिल चुकी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जहां पर उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देगी सरकार। क्या है वो बेनिफिट्स जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि न्यू पेंशन स्कीम जो है उसे सरकार ने ख़त्म नहीं किया है। अभी कर्मचारियों के पास ये ऑप्शन होंगे कि आप चूज कर सकते हो यूपीएस या फिर एनपीएस। एनपीएस कब आया था? जब ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करके सरकार एनपीएस आपके सामने रखी थी, आज से लगभग 20 साल पहले। लेकिन यूपीएस में क्या है हम समझेंगे। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की बात नहीं हो रही है, अप्स की बात नहीं हो रही है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात हो रही है। बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। जनरली ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, लेकिन सरकारी कर्मचारी होते कौन हैं ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है वो आपको समझा देते हैं। देखिए, अंडर द न्यू स्कीम रिटायरीज, यानी कि जो रिटायरमेंट लेगा बंदा, उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा 50% ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे। बेसिक पे जब आप कोई भी जॉब ज्वाइन करते हो एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर या एम्प्लॉई, तो आपकी एक बेसिक पे होती है जिस पे एचआरए, डीए और तमाम दमाम लगा करके आपको नेट एक सैलरी दी जाती है। और यहाँ पर बात हो रही है इस बेसिक पे की, ठीक है। जनरली अगर आप अभी सबसे बड़ी नौकरी की बात करो तो यूपीएससी होती है, राइट। तो वहाँ पर शायद बेसिक पे है 60,000 अप्रॉक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। ऐसे ही वो ए ग्रेड की नौकरी है। फिर बी लेवल पे आओगे, सी लेवल पे आओगे, डी लेवल पे आओगे तो मे बी बी पे होती है 40-45, प्रोबेबली आप थोड़ा बहुत चेक कर सकते हो ऊपर नीचे। सी पे होती है 30 के आसपास, डी पे होती है 20 के आसपास, ठीक है। ये होती है बेसिक पे। और रिटायरमेंट के समय देखो, रिटायरमेंट के समय ये जो है बढ़ती जाएगी धीरे धीरे करके। सरकार हर 6 महीने पे रिवीजन भी करती रहती है, कितना क्या बढ़ा रही है, ठीक है। महंगाई भत्ता अलग से बढ़ाती है, सैलरी अलग अलग समय पे बढ़ाती रहती है, प्रमोशन के हिसाब से भी बेसिक पे बढ़ता है, समझ रहे हो। और प्रमोशन कई तरीके से होता है, इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, और जब आप ज्वाइन करते हो वहाँ से भी कुछ समय के बाद आपकी सरकारी नौकरी में ऑटोमेटिकली ही प्रमोशन हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये बेसिक पे होता क्या है। अब ये 50% मिलेगी पेंशन। कब की 50%? आखिरी समय से 12 महीने पहले तक। यानी कि आज आप रिटायरमेंट ले रहे हो, आज से 12 महीने पहले तक आपकी जो सैलरी रही है उसका बेसिक पे, ठीक है। मान लेते हैं आपकी सैलरी रही है 1 लाख और आपका बेसिक पे रहा है 60,000, और 60,000 ऐसे ऐसे करके रहा है 6 महीने तक। उसके पिछले महीने में रहा है मान लो 50,000, मानने के लिए बोल रहा हूँ। तो आपकी एवरेज आ जाएगी 55,000, ठीक है। 55,000 हो जाएगी ये बेसिक पे, ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट के समय 60 थी और रिटायरमेंट से 6 महीने पहले तक वो 50 थी। तो एवरेज आ जाएगा 55, और इस 55 का 50% जो कि कितना होता है 27,500, 27,500, इतनी की सिक्योरिटी आपको सरकार दे रही है। यानी कि अगर आप रिटायर हो रहे हो कितने की बेसिक पे 60,000 की बेसिक पे, ठीक है, और मान लेते हैं कि वही आपकी सैलरी पिछले 12 महीने तक थी, तो आपकी एवरेज आएगी 60,000 और उसका 50% होगा 30,000। यानी कि मिनिमम आपको 30,000 तो पेंशन सरकार देगी ही देगी। ये हो गई सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ठीक है। और ये काम देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ्स ऑफ सर्विस बिफोर सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन होता है वो समय जहाँ से आप पेंशन पाना चालू करते हो। लेट्स से कि ये एक कट ऑफ डेट है, यहाँ तक आपने सर्विस करी, यहाँ से आपकी सुपर एनुएशन चालू, यानी कि आप यहाँ पर रिटायरमेंट लिए हो, ठीक है। तो 12 महीने की सर्विस का एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज बेसिक पे घटता बढ़ता रहता, हो सकता है आप आखिरी महीने में प्रमोशन पाए हो जो कि आपकी ओवरऑल पेंशन को ही इम्प्रूव करा दे। लेट्स से कि आप 70,000 की सैलरी पे बेसिक पे काम कर रहे हो, आप आखिरी 2-3 महीने में प्रमोशन पा गए, आपकी बेसिक पे हो गई 80,000। अभी आपका जो एवरेज आएगा वो 75/2 पे आएगा, जो कि बहुत बेहतरीन हो गया। अगर आप इस पे लेते तो आप, और वो डिसाइड हो जाएगा एक बारी तो हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होगे। महंगाई भत्ता उस पर धीरे धीरे करके जुड़ता रहता है, तो आप समझ गए होगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो इतना तो आप समझदार हो ही। अभी फैमिली पेंशन की बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पर मिस करी कि जो भी लोगों ने 25 साल से ज़्यादा सेवा दी है उनके लिए ये है, लेकिन अगर आप लेस देन 25 ईयर्स की सेवा दिए हो
तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, मतलब जितना आपने सरकार को सेवा दी है उसी तरीके से आपके लिए ये चीज़ें डिसाइड होंगी। ठीक है, तो मिनिमम आपको 10 साल की सेवा देनी है तभी आपको पेंशन मिलेगी, और 25 साल की अगर आपने सरकार को सेवा दे दी तो भाई ये वाला बेनिफिट आप लेके जाओ। एनपीएस में क्या होता था, सरकार अपना कंट्रीब्यूशन करती थी, आप अपना कंट्रीब्यूशन करते थे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सरकार अपना कंट्रीब्यूशन करती थी, और उसके बाद जो फंड इकट्ठा होता था उसका कुछ पार्ट आपको रिटायरमेंट के बाद तुरंत दे देती थी, और कुछ पार्ट वो एन्युटी प्लान खरीद के आपको दे देती थी, जिससे आपको पेंशन मिलती थी। और हाँ, आप सोचोगे कि यूपीएस लाने की ज़रूरत क्यों हुई, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म हुआ एनपीएस का। क्योंकि आप देखो 2004 से जो बंदा ज्वाइन किया है, मान लेते हैं कि वो 10 साल बाद रिटायरमेंट ले रहा है, कुछ बंदे ने ये बात बताई, और ये आप जाकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चेक भी कर सकते हो। कहीं कहीं तो लोग कह रहे हैं कि मुझे 5,000 पेंशन मिल रही है, क्या करें इतने में। कोई कह रहा है 8,000 पेंशन मिल रही है, हमको क्या करें भाई इतने में। और ये मतलब जिस तरीके से वो लोगों ने प्रूफ दिखाया था, ये चीज़ें सामने दिखी हैं। कोई कह रहा 10,000 पेंशन मिल रही है, तो भाई ये बहुत कम है। आज की महंगाई देखो और 12,000 15,000 पेंशन देखो तो ये बहुत कम है। मतलब आज की डेट में जो रिटायरमेंट ले रहा है, कम से कम यार अगर उसके घर में 4 लोग भी हैं तो एक नॉर्मल फैमिली भी है, एक नॉर्मल सिटी में भी रह रहा है, 25-30 हज़ार तो बनता है ना। लेकिन अगर उसका आधा मिल रहा है तो कैसे बंदा जिएगा। और कहने को तो वो सरकारी अधिकारी रहा है, सरकारी कर्मचारी रहा है, और बेचारा वो मतलब ढंग से ज़िंदगी भी नहीं जी सकता आफ्टर रिटायरमेंट। हाँ, एक चीज़ मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव खबर है, मैं आपको समझाऊंगा, मैं उस पर भी चलूँगा, लेकिन जिनके लिए अच्छी खबर है कम से कम उनके लिए पहले डिस्कशन बनता है। ठीक है, फैमिली पेंशन कैसे होगी। मान लेते हैं कि आप सरकारी कर्मचारी हो, आप कहीं काम करते हो और आपको कुछ हो जाता है इन द इवेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज़ डिमाइस। मान लो एम्प्लॉय नहीं रहता है, कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, देयर फैमिली विल रिसीव अ पेंशन दैट अमाउंट्स टू 60%। 60% ऑफ द पेंशन द एम्प्लॉय वॉज रिसीविंग इमीडिएटली बिफोर देयर डेथ। ठीक है, जैसे कि आप अभी मैंने बताया कि मान लेते हैं आपको 25,000 की पेंशन मिल रही है, तो इसका 60% जो फैमिली होगी उसको मिलने लगेगा। समझ गए। इसका 60% कैसे निकलेगा, आसान तो नहीं है, नहीं एकदम आसान है। 60% ऑफ 20,000 निकाल लो जो कि हो जाएगा 12,000, और 60% ऑफ 5,000 निकाल लो जो कि हो जाएगा 3,000। यानी कि अगर आपको 25,000 की पेंशन मिल रही है और आपको भगवान न करे कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को 15,000 मिलेगा। अगर आपको 50,000 की पेंशन मिल रही है तो आपकी फैमिली को 30,000 की पेंशन मिलेगी, इन केस आपको कुछ हो जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अभी आगे चलते हैं। जो मिनिमम पेंशन है उसकी एश्योरिटी दी है सरकार ने, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इसी की एश्योरिटी नहीं थी एनपीएस में। ठीक है, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। द स्कीम ऑल्सो गारंटीज अ मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000 रुपया प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय हैज सर्व्ड। वो बात ऊपर भी हुई कि कम से कम आपने 10 साल सेवा करी हो सरकार की, तो सरकार आपको कम से कम 10,000 की सैलरी नहीं, पेंशन तो देगी ही देगी। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पर, देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी होते कौन हैं। आपको मैंने मोटा मोटी बात बता दी, आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से कैलकुलेशन करके बता देता हूँ एकदम साफ पेज पे, फिर चलूँगा कहाँ पर, जो आपको समझाना है मार्केट के चार्ट पर। तो भाई साहब सफाई हो गई है। ठीक है, मान लेते हैं कि आप रिटायरमेंट ले रहे हो 1 लाख के बेसिक पे पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये आपका बेसिक पे है। और 6 महीने पहले आपका बेसिक पे था 80,000। आपने बहुत तगड़ी प्रमोशन ग्रैब कर ली आखिरी के 3 महीने 6 महीने में। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आपके बेसिक पे था 80,000, फिर अगले 6 महीने तक 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आपका है 100 के। ठीक है, तो इसका और इसका एवरेज क्या आएगा, 90 के। 90 क्या आएगा, इसका 50% यानी कि 45,000 रुपये आपको मिलेंगे पेंशन के रूप में। इन केस आपको कुछ हो जाता है पेंशन के दौरान तो आपकी फैमिली को मिलेगा 60% ऑफ 45,000, जो कि 24,000 प्लस 3,000 अमाउंटिंग टू 27,000 रुपीज़। ये हो गए। ठीक, ये हमने निकाला है 60% ऑफ 40,000 प्लस 60% ऑफ 5,000 यानी कि 5,000, जो कि हो गया 27,000। आपको अगर 45,000 की
पेंशन मिल रही है तो आपकी फैमिली को मिलेगी 27,000 की पेंशन। एनपीएस पे हमारी वीडियो है, आई होप आपने देखी हो, बहुत पुरानी वीडियो है, काफ़ी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी उसमें। लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन भी रहेगा कि आप चाहो तो एनपीएस चूज करो, चाहो तो यूपीएस चूज करो, जो भी चूज करोगे एक बार चूज किया तो शायद वो फुल एंड फाइनल हो जाएगा। और उसके बाद देखो, सरकारी नौकरी में जनरली कौन आता है? जिसको अश्योरिटी चाहिए, जिसको कोई रिस्क नहीं चाहिए आगे, ठीक है, जिन्होंने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, जो नहीं चाहते आगे उनको और कोई रिस्क लेना पड़े, ठीक है, वो चूज़ करते हैं। और आप उनको यही अश्योरिटी ना दो भैया तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, समझ गए हो, तो भैया उनके लिए तो ये बहुत 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 पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन मार्केट के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। कैसे? वो आपको समझाते हैं। समझाने के लिए पहले हम चलेंगे चार्ट पे मार्केट के। देखो, मार्केट अभी बहुत बेहतरीन जगह पे खड़ी है और इस जगह को कहते हैं ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई पे मार्केट खड़ी है और मार्केट का मतलब है भारतीय बाजार में लिस्टेड 5,000 कंपनियों का जो वेटेड एवरेज प्राइस आता है वो निफ्टी या सेंसेक्स कहलाता है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। हम खड़े हैं लगभग 25,000 पे, 25,000 पे हम खड़े हैं और ये हमारा ऑल टाइम हाई। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पैसा डाला है मार्केट में वो किसने डाला है? वो डाला है एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने। और एएमसीज में किसके पैसे आए हुए हैं? आप देखो, LIC का पेंशन फंड, SBI का पेंशन फंड, ठीक है, आप जा कर के देखो, मैंने इन सब पे डिस्कशन किया हुआ है एनपीएस वाली वीडियो में। इन सब के फंड्स के पैसे भी मार्केट में लगते हैं और बहुत बड़ा अमाउंट होता है। यानी कि एनपीएस जो होता है उसका पैसा डायरेक्ट मार्केट में आता है, बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ा पार्ट, ठीक, तो वो सपोर्ट करता है मार्केट को फॉल होने से। ये हो गया पहला एंगल। दूसरा एंगल क्या होता है कि भैया सरकार के जो एक्सपेंस हैं वो बढ़ जाएंगे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और अगर सरकार के एक्सपेंस एम्प्लॉयज़ के ही ऊपर बढ़ गए तो सरकार का जो कैपेक्स प्लान है उसमें आप भले ही कह दो कि नहीं बहुत छोटी बात है, छोटी बात तो नहीं होती है। जो भी सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स ओपीएस पे शिफ्ट करी हैं उनको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी है, या जो शिफ्ट करना चाहती हैं वो भी उसका अल्टरनेट मेथड ढूंढ के ही शिफ्ट करती हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब गारंटीड कुछ देते हो ना, जैसे आप सैलरी ही गारंटीड दे रहे हो, तो क्या होता है? तो ये होता है कि आपके ऊपर लायबिलिटी बंधी रहती है, भले ही आपका प्रॉफिट हो ना हो। जैसे कि पीएसयूज में आपको सैलरी के साथ प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाता है। जिस तरीके से हमारी कंपनी परफॉर्म करेगी उसी तरीके से आपको थोड़ा बहुत इंसेंटिव भी हम अलग से देंगे। इस तरीके की स्कीम लगभग एनपीएस भी थी कि भारत की अर्थव्यवस्था जैसी चलेगी आपको वैसी ही पेंशन मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ और जनरली कुछ लोगों को यहाँ से एडवांटेज भी मिला होगा। आप जिस फेज़ में सरकार को सेवा दिया उस फेज़ में मार्केट अगर बहुत अच्छा चली आपको बहुत अच्छी पेंशन मिलेगी, मार्केट नहीं चली, स्टेबल रही बिल्कुल भी, या कुछ एंगल में नेगेटिव हो गई तो आपको एकदम रद्दी पेंशन मिलेगी। तो ये तो भाई किस्मत पे डिपेंडेंसी हो गई और यही तो सरकारी कर्मचारी नहीं चाहते थे। अब सरकार अगर एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्च कर रही है तो उसका भी पैसा अन्य जगहों पे नहीं लगेगा जो मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। देखो, हो सकता है मार्केट डायरेक्ट रिएक्शन ना दिखाए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट ये चीज़ रियलाइज़ करेगी और कहीं ना कहीं मार्केट के लिए ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनाएगा ही बनाएगा। ये चीज़ आप याद रखना। और मैं अगर अपनी बात करूं, पर्सनल लेवल पे बात करूं, तो अगर मेरा कन्विक्शन मार्केट पे 100 था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% मेरा कन्विक्शन था तो मैं सारा पैसा मार्केट में डाल दिया, मैं कह रहा हूँ अगर मेरा कन्विक्शन 100 था तो आफ्टर दिस स्कीम मेरा कन्विक्शन मार्केट में 70 हो चुका है। अब ये दो तरफा मार झेलने के कारण हुआ है। कैसे दो तरफा मार? कैसे है? पहले कि एनपीएस में सभी कर्मचारियों के पैसे आते थे वो मार्केट में लगते थे। दूसरा, सरकार के ऊपर लोड कम था। अभी सरकार के ऊपर लोड बढ़ जाएगा पेंशन देने के लिए, दूसरा मार्केट में कम पैसे भी आएंगे, तो दो तरफा डेंट पड़ेगा मार्केट को। हो सकता है मार्केट आज रियलाइज़ करे, कुछ दिन बाद रियलाइज़ करे, ये करना होगा। एक और कैच 22 की मैं आजकल बात कर रहा हूँ, तो एक और कैच 22 है जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट ग्रोथ तो हो रही है इंडिया में, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ में बहुत 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 मिसमैच है और ये चीज़ खतरनाक हो सकती है और इसी पे आरबीआई भी काफ़ी मंथन कर रहा है। तो ये तो हो गया ओवरऑल एक्सप्लेनेशन, ठीक। अब आपको मैं बता देता हूँ सरकारी कर्मचारी आखिर में होते कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक।
आपको मैं अगर पूछूं, आपसे मैं अगर पूछूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करने वाला बंदा सरकारी कर्मचारी है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे बताओगे कमेंट में? छोड़ो, जाने दो। आप कह दोगे कि हाँ भाई ये तो सरकारी नौकरी है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा नहीं भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी कंपनी नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। सरकारी कंपनी कौन सी होती है? जहाँ पर सरकार की हिस्सेदारी 100% हो। ठीक है, कहने को हम इसको सरकारी बैंक बोल देते हैं, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर बैंक होता है। ठीक, तो स्टेट बैंक में, पीएनबी में, कैनरा में, यूनियन में, इंडियन में, यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, वो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले, पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके पास अभी भी ऑप्शन सिर्फ एनपीएस का ही रहेगा एज ऑफ माई करंट नॉलेज। और जो 23 लाख कर्मचारियों की बात हो रही है उसमें डिफेंस पर्सनल्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अभी भी उनको पेंशन तो अलग से ही मिलती है, मतलब उनका डिपार्टमेंट ही पूरा अलग है। इसमें शामिल होंगे सबसे ज़्यादा रेलवेज़ के। आप और डिपार्टमेंट्स अगर देखो, होम अफेयर्स में बहुत सारी पोस्ट्स होती हैं, उसके बाद सीबीआई हो गई, आजकल काफ़ी फेमस है, ईडी हो गई, ठीक है, बहुत सारे कम्युनिकेशन वाले हो गए, ठीक, और भी डिपार्टमेंट्स हैं यार, आपको पता है। और हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स भी अभी जैसे कि एनपीएस वो स्वीकार कर ली थी, ऐसे ही वो हो सकता है कि वो भी अपने अपने एंगल का यूपीएस लेकर के आएँ, कहीं कुछ बताएं। तो ओवरऑल क्या है? ओवरऑल इससे किसको खुशी मिलनी चाहिए? ऑफकोर्स 23 लाख कर्मचारियों को शुभकामनाएं, 23 लाख कर्मचारियों के परिवार को शुभकामनाएं। लेकिन मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले करोड़ों ट्रेडर्स के लिए भी ये एक अच्छी ही बात है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि कम पैसा रहेगा तो मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होती है। खैर इतना कम भी नहीं हो जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आप भले आज मानो या ना मानो मेरी बात, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस ये मार्केट के लिए नेगेटिव है, यानी कि 10% का नेगेटिव है। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट 10% गिरेगी, लेकिन अगर मेरा कन्विक्शन 100 था तो वो 10 नीचे आया है। पहली बात तो 10 सरकार का कैपेक्स घटेगा, क्योंकि सरकार को कहीं और खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम आएगी मार्केट में, क्योंकि एनपीएस के थ्रू पैसा, एनपीएस के रूट से पैसा कम आएगा एएमसीज के पास। और तीसरा होता है जब दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं तो वो तीसरी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। तीसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यही होता है ना कि आपके पास पहली बात तो पैसे हैं नहीं खर्च करने को, और खर्चे भी आपके बढ़ जाएं तो क्या होगा? आप सोचो, वो तीसरी प्रॉब्लम को जन्म देता है। और वो तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है? कैच 22 की। खैर जाने दो, उस पर कभी और डिस्कशन करेंगे। तो मार्केट क्या करने वाली है, अगले दिन मार्केट कहाँ खुलेगी, हम उस पर बात कर लें। उससे पहले आपको कुछ और कंपनियों के नाम दिखा देते हैं। वो तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हम बात कर रहे थे। आप एनटीपीसी, ये भी पीएसयू ही है, सरकारी कंपनी नहीं है। कोल इंडिया भी सरकारी कंपनी नहीं है, पीएसयू है। आईआरसीटीसी, हाँ इंडियन रेलवे की बात हो रही है, आईआरसीटीसी की भी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाला बंदा सरकारी कर्मचारी नहीं है। यहाँ के बेसिक पे में और वहाँ के बेसिक पे में बहुत डिफरेंस होता है। आई होप आप ये भी जानते होंगे, नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए। बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो खुशी मनानी चाहिए, झूम झूम के खुशी मनानी चाहिए। हमको आपको खुशी सिर्फ इस बात की होनी चाहिए कि हमारे आसपास के लोग खुश हैं। हाँ, ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक न्यूट्रल टू नेगेटिव बात है। न्यूट्रल टू नेगेटिव बोल रहा हूँ क्योंकि इसको आप न्यूट्रल ही चाहो तो मान सकते हो, क्योंकि भाई अब क्या ही करोगे, इसमें मजबूरी है। अब किसी का तो भला करना पड़ेगा ना। लेकिन अब दूसरा सेक्टर भी अगर देखे सरकार, दूसरे सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर की, तो वहाँ पर बहुत अफरा तफरी है, बहुत मारामारी है। मैं आपको वो भी थोड़ा सा डिस्कस करके बताना चाहता हूँ, फिर वीडियो को एंड करूँगा। हाँ, मार्केट कहाँ खुलने के आसार बना रही है वो ज़रूर आपको बताऊँगा। पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 100 पॉइंट ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी अमेरिका की बाज़ार को देख करके 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी कि गिफ्ट निफ्टी तो हमको बढ़िया ओपनिंग के संकेत दे रही है। अभी देखना है कि गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करेगी जब अमेरिका की बाज़ार फिर से ट्रेड करेगी। ठीक है, तो अभी तो छुट्टी, आप इंजॉय कीजिए, लेकिन मार्केट को लेकर के, स्टॉक को लेकर के थोड़ी और इन डेप्थ रिसर्च आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जगहों पे उन स्कीम्स के पैसे लगते थे, अब वहाँ पर वो पैसे कम लगेंगे, तो थोड़ा आपको देखने की भी ज़रूरत है। बाकी हम बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ की, जिनके साथ एक अन्याय फिर से हो गया है। कौन सा अन्याय है ये?
ऐसे समझाता हूँ आपको। अन्याय ये बहुत बड़ा है वैसे। आप देखो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की मैं बात हमेशा करता हूँ। अब एक बंदा है जो 20 लाख की सैलरी, 1 मिनट आ जाओ भाई, 20 लाख की सैलरी उठा रहा है प्राइवेट सेक्टर में। एक बंदा है जो 10 लाख की सैलरी उठा रहा है सरकारी सेक्टर में, यानी सरकारी सेक्टर नहीं होता, सरकारी कर्मचारी बन के उठा रहा है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये बंदा रिटायर हुआ तो इसको कुछ एक्स्ट्रा, मतलब वही जो यहाँ वाला बंदा, तो इनको सरकार ढेर सारी चीज़ें देगी। मान लेते हैं इनको दे देती है 1 करोड़ रुपए, और इनको भी कंपनी मान लेते हैं दे देती है 2 करोड़ रुपए, ठीक है। अब ये 2 करोड़ रुपए लेकर के रिटायर हो गया, ये 1 करोड़ रुपए लेकर के रिटायर हो गया। ये कुछ कर सकते हैं 1 करोड़ रुपए से, प्लस सरकार इनको मान लेते हैं 50,000 की पेंशन भी देती है। मान लेते हैं अब तो इतना देगी ही देगी ना। मान लेते हैं इनकी जो इनका जो बेसिक पे था लगभग 1 लाख था, तो उसका 50,000, और मान लेते हैं 50,000 था तो 25,000, इतना मान लेते हैं पेंशन देगी। 10 ही लाख पा रहे थे खैर वो आखिरी में, ठीक है। तो लगभग 20-25 हज़ार तो मिलेगी इनको पेंशन। ये इनकी हर महीने की इनकम ऑटोमेटिकली आ गई। इस बंदे के पास कुछ भी नहीं है, यहाँ से वो हो सकता है 50 लाख 60 लाख अलग कहीं एन्युटी प्लान खरीद के रखे, तब जा कर के उसको ये वाली इनकम मिले, ठीक। तो उसका पैसा यहाँ चला जाएगा, जबकि कहने को तो वो इसकी डबल सैलरी पे काम कर रहा था, तो कुछ ये वाला पार्ट रहेगा। बाकी 10 लाख का 10 लाख वाले से कोई कंपैरिजन ही नहीं बन पाएगा अब, ठीक। तो अब सरकारी नौकरी का क्रेज़ हो सकता है और बढ़ जाए। फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कुछ लोगों को लगेगा, यार कि मैं सरकारी नौकरी में क्यों नहीं हूँ, मुझे होना चाहिए था। और दूसरा एंगल क्या हो सकता है? दूसरा एंगल ये हो सकता है कि देखो अभी भी लोग एनपीएस को ही चूज़ करें, क्योंकि वहाँ पर भले ही रिस्क है, भले ही ये हो सकता है कि आपको कम पेंशन मिले, लेकिन ग्रोथ के चांसेस भी बहुत हैं। अगर मार्केट अच्छे से परफॉर्म कर गई तो आपकी पेंशन सच में हाई हो सकती है। और अब क्या बताऊँ, मार्केट का एंथुजियास्ट होगा, वो कहेगा नहीं भैया हमको एनपीएस ही चाहिए, लेकिन जनरली लोग होते नहीं हैं। वो सरकारी नौकरी में इसीलिए हैं क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए थी ज़िंदगी में, चाहिए है ज़िंदगी में, और चाहिए रहेगी ज़िंदगी में। तो बस यही थी वीडियो यार। आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। बाकी अश्विनी वैष्णव जी ने जो चीज़ें अनाउंस की हैं उसका परिणाम कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव होने वाला है। जो भी आपके साथ हो रहा है एंजॉय कीजिए प्रोसेस को। बाकी अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी और कमाल की वीडियोज़ में। गिफ्ट निफ्टी अच्छे संकेत दे रही है खुलने के, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए क्या संकेत हैं वो आपको मैंने बीच में वीडियो में समझाया है। आई होप आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। एनालिसिस ज़रूरी है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना सलाह लिए किसी भी स्टॉक में हाथ लगाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपका आभार वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।